शारदा जी अपने बेटे और बहू के साथ घर में रहती थी। पहले वह अपने गांव में रहा करती थी। जब से उनके पति की मृत्यु हुई तो बेटे ने उन्हें अपने साथ नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के कहने पर ले आया, लेकिन वह लाना नहीं चाहता था क्योंकि बेटे और बहू को लगता था कि बूढ़े माता पिता के उनके साथ रहने से आज़ादी छिन जाती है। इसी कारण शारदा जी और उनके पति राम सेवक जी अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रहते थे, लेकिन अब मजबूरीवश अशोक को उन्हें लाना ही पड़ा। लेकिन कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती थी, जिस कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन की बात थी। शारदा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू बहुत भूख लगी है, खाना बन गया हो तो दे दो, उसके बाद मुझे कुछ काम से जाना है। अपने बेटे अशोक के ऑफिस जाने के बाद शारदा जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोलीं और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठने लगीं, तभी उनकी बहू सोनम तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना है। लेकिन बहू मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है, शारदा जी ने कहा। तभी सोनम चिल्लाते हुए बोली, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या आपको? 2 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगी, अभी आप अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए। इससे पहले शारदा जी कुछ और कहती, उनकी बहू सोनम बाहर तेजी से चली गई। शारदा जी हैरानी से उसे देखती ही रह गईं। कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए रसोई घर में जाकर शारदा जी ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ 2 ब्रेड खाकर काम चला लिया। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। अब भूख के कारण शारदा जी का बुरा हाल था। अपने कमरे में बैठे बैठे अपने पति की तस्वीर को देखने लगी। बैठे बैठे अतीत में चली गईं। जब तक उनके पति उनके साथ थे तब तक बेटा और बहू दोनों उनकी बहुत इज्जत करते थे। अपनी मनमर्जी करना तो दूर की बात थी, बहू तो कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक भी नहीं करती थी। बाहर के सभी काम उनके पति राम सेवक जी संभाल लिया करते थे। शारदा जी ने पूरा घर संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को बहुत मान देती थी, क्योंकि सास के रहते घर का कोई काम करने की उसे ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। उसको नौकरानी जो मिली हुई थी, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे शारदा जी बूढ़ी होती गईं। अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी तो उनसे उतने काम नहीं होते थे। अब शारदा जी के पति राम सेवक जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उन्हें अचानक खांसी आई और उनके खांसी से खून निकलने लगा। तब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। शारदा जी अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इलाज महंगा था। लेकिन शारदा जी ने पैसों की परवाह न करती हुई उनका इलाज शुरू करवाया। अब तो बहू बेटे ने भी अपने माँ और पिता जी के साथ सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया था। लेकिन राम सेवक और शारदा जी को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया।
एक दिन शारदा जी का बेटा उनके पास आया और बोला, माँ आप जानती हैं कि पिताजी की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और जब पिताजी को बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह तो आप हमें कंगाल ही कर दोगी। कम से कम मेरी बीबी और बच्चे का तो सोचो। इतनी बात सुनते ही शारदा जी का कलेजा छलनी हो गया। वह बोली, बेटा मैं अपने पति की कमाई से की गई बचत को तेरे पिता के इलाज में लगा रही हूँ, तो तुम्हें इस बात से क्या परेशानी है? और पिता के बारे में तुम ऐसी बात कर रहा है जिसने तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तभी अशोक बोला, हाँ हाँ, कोई एहसान नहीं कर दिया, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बेटे की इतनी बात सुनकर शारदा जी को एहसास हो गया कि आज पिता के प्यार के आगे पैसे संपत्ति जीत गई। लेकिन फिर भी शारदा जी ने हार नहीं मानी। पति को अंतिम सांस तक बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 1 साल के इलाज के बाद राम सेवक जी शारदा जी को छोड़कर चले गए। पति के जाते ही जैसे शारदा जी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अक्सर बहू उनके साथ इसी तरह ऊंची आवाज़ में और बदतमीजी से बात करती और यदि वे बहू से कुछ कहती तो उनका बेटा उन पर चिल्लाने लगता था। शारदा जी अब अकेली हो चुकी थी, लेकिन उनके पोते और पोती को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शारदा जी को उसके साथ बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। सुबह के समय वह स्कूल चले जाते थे और शाम को ट्यूशन पढ़ने और कभी थोड़ी देर के लिए अपनी दादी के पास बैठते तो उसकी माँ कोई न कोई काम बता देती और किसी बहाने से उसे अपने पास बुला लेती। एक दिन जब अशोक घर पर था तो अपनी माँ के पास आया और उनसे बोला, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शारदा जी बोली, हाँ बेटा कहो, क्या कहना है? माँ मैं कहना चाहता था कि अब गांव में तो हम रहते नहीं हैं, इसलिए गांव के मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं सोच रहा था कि गांव वाले मकान को बेच देते हैं। यह बात सुनते ही शारदा जी बोली, नहीं बेटा, मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचना नहीं चाहती। तभी सोनम बोली, आप तो जानती ही हैं कि अशोक ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है। कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार ही हमारे मकान पर कब्जा करके बैठ जाएं। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा कि वास्तव में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते सब काम निपटा लिए जाएं तो ही अच्छा है। आखिरकार उन्होंने गांव का मकान बेच दिया और मिले हुए पैसों का 1/4 हिस्सा अपने पास रख कर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। सोनम और अशोक बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो सोनम ने अपनी सास को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। जो बहू पहले अपनी सास को पानी तक हाथ में दिया करती थी, अब वही बहू उन्हें खाने के लिए भी तरसाने लगी। अपनी सास को बात बात पर टोकती और ऊंची आवाज़ में बात करना उसका रोज़ का काम बन गया था। शारदा जी को तकलीफ़ होती, वह घुट घुट कर रह जाती, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती थी। और आज तो
हद ही हो गई। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 3 बजे सोनम घर वापस लौटी। तब कहीं जाकर शारदा जी को खाना मिला। खाना खाकर वह अपने कमरे से बाहर चली गई। शाम को घर लौटी तो बहुत परेशान थी। तब तक उनका बेटा अशोक भी घर पहुंच चुका था। शारदा जी ने आकर बोला, बेटा मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए आज मैं बैंक गई थी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें केवल 20,000 ही पड़े थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो गांव का मकान बेचने के बाद मैंने अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाए थे। फिर वह सारे पैसे कहाँ गायब हो गए, और हम दोनों के अलावा तो उस अकाउंट में से पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगा सकती। तभी अशोक भड़कते हुए बोला, माँ आप जानती हैं कि हमारा जॉइंट अकाउंट है और बिजनेस में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मैंने आपके पैसे निकाल लिए तो इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई, और वैसे भी आपको पैसों की क्या ज़रूरत है। बेटे की बातें सुनकर शारदा जी चौंक गई। अशोक अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला गया और शारदा जी गुस्से से देखती रह गईं। अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, अब वह पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ दिन और बीते तो बहू ने शारदा जी से कहा, माँ जी रसोई घर में बर्तन जूठे पड़े हैं, जरा उन्हें धो देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर सोनम अपने कमरे में चली गई। बहू की मदद करने की इरादे से शारदा जी ने सारे बर्तन साफ कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रसोई घर में रोज सुबह बर्तन साफ करने का जिम्मा शारदा जी को ही दे दिया गया। कभी कभी उनके पोता पोती अपनी माँ को दादी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखते तो इस बात का विरोध करते, तो सोनम उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहकर उनके कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ शारदा जी के घुटनों में दर्द रहने लगा था, लेकिन फिर भी घर में शांति बनी रहे इसलिए जैसे तैसे काम कर दिया करती थी। लेकिन सोनम को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन शारदा जी के घुटनों में इतना दर्द हुआ कि उठना भी मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बस उस दिन के बाद से सोनम की आंखों में अपनी सांस खटकने लगी। बीमार सास को बिठाकर खिलाना उसे अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। एक दिन उसने शारदा जी को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद पकड़ ली, लेकिन शारदा जी अपने घर को छोड़कर वृद्ध आश्रम जाना नहीं चाहती थी। उधर पोते पोती भी अपनी दादी जी को खुद से दूर जाते देख रोने चिल्लाने लगे, लेकिन हुआ वही जो सोनम चाहती थी। इस सब के बावजूद एक लाचार माँ को बोझ समझकर बेटा बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज शारदा जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए 12 साल हो चुके थे और पूरे 12 साल के बाद उनके पोता और पोती उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़े थे जहां उसकी दादी को भेजा गया था। जैसे ही
दोनों अंदर गए और अपनी दादी के पास पहुंच गए। शारदा जी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। दादी, कैसी हो आप? पोते और पोती ने कहा और उनके पोते आरव ने पैर छुए। तभी शारदा जी के मुंह से निकला, आरव बेटा तू, सोनी तू। और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पोते और पोती को उन्होंने अपने गले लगा लिया और थोड़ी देर तक तीनों रोते रहे। फिर खुद को संभालते हुए आरव बोला, दादी जी प्लीज़ मत रोइए, अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज आप मेरे साथ अपने घर चलेंगी। तभी शारदा जी बोली, कैसा घर बेटा? उस घर से तो सालों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अब तो यह वृद्धा आश्रम ही मेरा घर है और यहाँ रहने की मुझे आदत भी हो चुकी है। दिन रात तुझे देखने को दिल करता था, अब तुझे भी मिल लिया। अब तो मेरी मौत भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं। इतने समय तक अपनी दादी की याद नहीं आई तुझे? ऐसा हो सकता है क्या दादी कि मैंने आपको याद नहीं किया हो? जिस समय आपको यहाँ भेजा गया था उस समय हम बहुत छोटे थे। हम दोनों ने बहुत रोया था, लेकिन मम्मी पापा ने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद इंटर की पढ़ाई के बाद मम्मी पापा ने मुझे अमेरिका भेज दिया था। उसके बाद बीच में मैं कभी घर वापस नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने वहीं नौकरी करनी शुरू कर दी। अब तो विदेश से अच्छा खासा धन कमाकर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वह सब नहीं भुला पाया था जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसलिए मैं भी उनसे मिलने नहीं आया। हफ्ते भर पहले ही भारत लौटा हूँ, लेकिन भारत पहुँचते ही तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। दरअसल बहुत से काम थे जिन्हें निपटाना था, बहुत सी तैयारी करनी थी, जिस कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादी, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब मैं आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। बात करते करते आरव ने देखा कि उसकी दादी लगातार आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। तभी आरव ने पूछा, क्या हुआ दादी, कहाँ खो गई? फिर शारदा जी बोली, मैं तो यही सोच रही थी कि क्या मालूम तुझसे मिलने की मेरी आखिरी इच्छा कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। कहीं तुम दोनों भी मुझे भूल तो नहीं गए? लेकिन जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो किसी से क्या शिकायत करती। अरे दादी जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जितना आपको अपना ब्याज प्यारा है उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले आत्मनिर्भर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर शारदा जी भरे गले से बोली, बेटा, आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष देती आई थी कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी है जो यह दिन मुझे देखने पड़े। लेकिन आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि भगवान ने मुझे तेरे जैसे पोती और पोता दिया। तभी आरव खड़ा हुआ और खुशी से बोला, तो फिर चलिए दादी, मैं आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ
कि मेरे बेटा बहू कैसे हैं। वह मुझे वापस उस घर में कतई नहीं आने देंगे और वैसे भी मैं यहाँ ठीक से रह रही हूँ और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से वापस उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। थोड़े समय बाद आकर मुझे मिल जाया करना। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, लेकिन अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती। फिर आरव बोला, अरे दादी जी, फिर तो आपकी पोता बहू आपके आशीर्वाद को नहीं पा पाएगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि शारदा जी बच्चों की तरह चहक उठी। क्या मेरी पोता बहू? आरव, क्या तुमने शादी कर ली? नहीं दादी, आपके बिना भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यदि अब आप मेरे साथ न चली तो मैं शादी नहीं करूँगा। अरे बेटा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे प्यारे पोते की शादी हो और मैं ना आऊं? लेकिन बेटा, यह तो बता कि लड़की है कौन और कहाँ से है? शारदा जी ने उत्सुकता वश पूछा। तो आरव बोला, दादी जी, रोमा मुंबई से है। वह भी मेरे साथ ही विदेश में नौकरी कर रही थी। वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी, मैं अक्सर वृद्धाश्रम चला जाता था। तो रोमा ने भी मेरे साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। मैं उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि आज के ज़माने की होते हुए भी उसे बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, उनके साथ सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। शारदा जी अपने पोते आरव के लिए बहुत खुश थी। तभी आरव बोला, अब देर मत कीजिए, आश्रम के संचालक से भी बात करनी पड़ेगी ना। अरे दादी जी, मैंने उन लोगों से बात कर चुका हूँ और सारी कार्रवाई मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी ही देर में आरव और सोनी अपनी दादी को अपनी कार में बैठाकर घर ले आए। उस घर को देखते ही शारदा जी की आंखें फिर से नम हो गईं, क्योंकि यह घर उनके पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था, जो कि शारदा जी के ही नाम पर था। लेकिन फिर भी इस घर से बेइज्जत करके उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया। बहुत रोई थी वह। इस घर में रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन बहू तो किसी भी हालत में रखने को तैयार ही नहीं थी। और फिर जब अपनी ही औलाद ने उनके साथ धोखा किया तो और किससे उम्मीद कर सकती थी। वह बेचारी थोड़ी देर घर के बाहर खड़ी हुई, घर को यूं ही देखे जा रही थी। तभी आरव ने घंटी बजाई तो उसकी माँ सोनम ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही लाड़ करते हुए उससे बोली, लो अब आए हैं दूल्हे राजा। मुझे कह कर गया था कि थोड़ी ही देर में आता हूँ। यहाँ शादी से पहले की रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है और इसका कुछ पता नहीं। माँ, जरूरी काम ना होता तो मैं ना जाता, लेकिन वह काम करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो बाकी के सारे काम छोड़कर चला गया? उसी समय आरव सामने से हटा तो सोनम ने देखा कि दरवाजे पर उसकी सास शारदा जी खड़ी थी। उन्हें देखते ही सोनम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ।
जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, माँ जी आप यहाँ। उसी समय आरव बोला, जी हाँ, मेरी दादी को मैं अपनी शादी में शामिल करने के लिए लेकर आया हूँ और मेरी शादी तक यह इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगी। आरव की यह बात सुनते ही सोनम दंग रह गई। सोनम का एक दिल तो किया कि अपने बेटे को खींचकर एक तमाचा मार दे, लेकिन अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी कि आरव ने ही तो कहा है कि माँ जी यहाँ उसकी शादी तक रहेंगी और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब ज़्यादा दिनों तक मुझे उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आरव अपनी दादी को ले आया, वरना रिश्तेदार और जात बिरादरी के लोग विवाह में इकट्ठे होते तो माँ जी के बारे में ज़रूर पूछते। मैंने तो सबको यही बताया था कि वह गांव में रहती हैं और अब यदि पोते की शादी में ना आती तो हमारी कितनी बदनामी हो जाती। फिर मेरी होने वाली बहू रोमा के मायके वाले भी जानते हैं कि आरव की दादी भी है, वे लोग भी उनसे मिलने के लिए ज़रूर कहेंगे। अब माँ के आने से सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और मुझे भी ज़्यादा दिन तक उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शादी के बाद वह अपनी जगह और हम अपने घर, यह सोचकर सोनम के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन आरव अपनी दादी को बाजार लेकर गया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। खरीदारी करने के बाद आरव उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाया। आज पहली बार शारदा जी अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाईं। काफ़ी देर बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने दोस्त के साथ बातें कर रही हों। आखिरकार वह तारीख भी आ गई जिस दिन आरव का विवाह होना था। विवाह के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग की गई थी। आज सोनम के कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बेटे की शादी को लेकर वह बहुत अधिक उत्साहित थी। सबसे ज़्यादा उत्साहित तो उसे इस बात का था कि शादी के बाद उसके बेटा बहू विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं बसने वाले थे। मन ही मन सोनम सपने संजो रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा और कल को पोती पोता भी होंगे तो पूरे घर में चहकते रहेंगे। हमारा बुढ़ापा तो खूब मज़े में कटेगा। लेकिन कहते हैं ना, कांटे बोओगे तो फूल कहाँ से मिलेंगे। अपने भविष्य के सुनहरे सपने सोचते हुए वह शायद इस बात को भूल चुकी थी। थोड़ी ही देर में आरव तैयार होकर आया तो माँ उसकी बलैया ही लेती जा रही थी और उधर जैसे ही शारदा जी ने अपने पोते को दूल्हा बना देखा तो उनकी आंखें खुशी के कारण आंसुओं से भर गईं, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो वह कब से कर रही थी। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। दूल्हा बना आरव अपने दोस्तों और रोमा के परिवार वालों से अपनी दादी को मिला रहा था और हर बात में अपनी दादी जी की बड़ाई कर रहा था। और यह बात सोनम को कतई पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अपने बेटे की शादी के समय वह कोई तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि शादी के बाद जैसे ही सभी
रिश्तेदार चले जाएंगे तो वह अपने बेटे की एक भी नहीं चलने देंगी और अपनी सास को वापस वृद्धा आश्रम भेज कर ही रहेंगी। जब विदाई का समय हुआ तो नवविवाहित जोड़े के लिए एक फूलों से सजी गाड़ी में आरव ने सबसे पहले अपनी दादी को बिठाया। उसके बाद आरव और उसकी पत्नी रोमा गाड़ी में बैठे। जैसे ही आरव के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो आरव बोला, माँ, इस कार में आप लोगों की जगह नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। इतनी बात सुनते ही सोनम गुस्से से भर गई। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी, लेकिन फिर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे, इसलिए हंसी के साथ अपने पति को लेकर दूसरी कार में जाकर बैठ गईं। घर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसलिए सोनम ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचने को कहा। रास्ते भर मन ही मन सोचती आ रही थी कि आज आरव और रोमा का घर में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन आरव के दादी को मैं अपने घर में बिल्कुल आने नहीं दूंगी और चौखट से ही वापस वृद्धाश्रम भेज दूंगी। थोड़ी ही देर में सोनम अपने पति अशोक के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। यह देखकर सोनम ने राहत की सांस ली कि चलो, बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ दौड़ते हुए उसने सारी तैयारियां की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रख कर तिलक और आरती के लिए थाल सजा कर ले आई और बच्चों की राह देखने लगी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। जब थक गई तो अशोक से बोली, देखो तो आपका बेटा आखिर रह कहाँ गया, मैं फ़ोन लगाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए अशोक ने आरव को फ़ोन लगाया, लेकिन आरव ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतज़ार में माँ बाप की आंखें पथराने लगीं, लेकिन कोई नहीं आया। सोनम ने अपने बेटे को फिर से फ़ोन लगाया तो आरव ने फ़ोन उठा लिया। आरव की आवाज़ सुनते ही सोनम बोली, हेलो बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए हो? यहाँ मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, दरअसल बात यह है कि हम लोग पहले वृद्धा आश्रम चले गए थे और फिर काफ़ी समय लग गया। बेटे की यह बात सुनते ही सोनम का चेहरा खिल उठा और खुशी से बोली, यह तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादी जी को पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ आया। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। वह दरअसल दादी का कुछ सामान वहाँ से उठाना था और दादी जी हमें अपनी सहेलियों से मिलाना चाहती थी, इसलिए हम पहले वृद्धाश्रम आ गए और वहाँ काफ़ी समय लग गया। अब हम दादी के साथ घर पर जा रहे हैं। क्या दादी जी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह कि माँ, मैंने अपनी दादी के नाम पर घर खरीदा है। अब हम लोग वहीं दादी के साथ ही रहेंगे। और जहाँ तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी तैयारी मैंने पहले ही करके रखी थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादी ही करेंगी उनके अपने घर में। यह बात सुनते ही सोनम तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने वाली थी। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए अशोक वहीं पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी अशोक ने रुआसी आवाज़ में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? पापा, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ। आप लोगों को जब मिलना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा कहकर आरव ने फ़ोन
रख दिया और उन्हें व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दिया। 20 मिनट के भीतर ही सोनम और अशोक एक खूबसूरत से आलीशान घर के बाहर खड़े थे। घर के गेट पर बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शारदा निवास। यह सब देखते ही सोनम तो जैसे अंदर तक जल भुन गई थी। वहीं अशोक गुस्से से लाल हो रहा था। उसी समय दूल्हा दुल्हन के फूलों से सजी गाड़ी वहां पहुंची और आरव अपनी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें घर की ओर ले जाने लगा। तभी सोनम ने उसे भारी आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है आरव, अपना घर छोड़कर यह तुम किस घर में जा रहे हो? माँ, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं, यह घर मेरी दादी का घर है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रही हैं? और हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा जिन्होंने तुझे पैदा किया कि तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है? तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है बेटा? पिता ने आरव से पूछा तो आरव बोला, क्यों पापा, दादी भी तो आपकी जन्मदाता हैं जिन्होंने आपको इतनी मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके सर से छत ही छीन ली। जो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, खून पसीने की कमाई से बनाया था, उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? भगवान का शुक्र कीजिए कि मेरी दादी ने आपसे वह घर खाली नहीं करवाया। बहुत बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादा दादी जी का बनाया हुआ मकान है। आप वहाँ आराम से रहिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं अब आपके साथ रहूँगा। दादी हमारे स्वागत के लिए आरती की थाली लिए खड़ी हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर आरव अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा तो शारदा जी उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगी। उनके दिल से अपने बच्चों के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थी। आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उधर बहू के सामने बेटे के मुंह से यह बात सुनते हुए सोनम और अशोक शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आज आरव अपनी दादी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। अब आरव अपनी दादी के साथ अपने नए घर में रह रहा था और उसकी पत्नी रोमा भी अपनी दादी सास का खूब ख्याल रख रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उधर दूसरी तरफ सोनम और उसका पति अशोक रोते हुए अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।